हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th का हमारे साइंस का जो चैप्टर 3 है धातु और अधातु, इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट हम कंप्लीटली पढ़ चुके हैं, वो आप लोग हमारी क्लास 10th की साइंस की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। उसको पढ़ने के बाद ही आपको ये वाला पार्ट पढ़ना फायदेमंद है, क्योंकि उसमें मैं आधा चैप्टर पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बढ़िए हमारे साथ वीडियो की ओर। तो देखो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। आयन कैसे बनते हैं ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। मैंने बताया था ना, वो Na+Cl-। अब हम उन यौगिकों के क्या देखेंगे, गुणधर्म यानी उनकी प्रॉपर्टीज। देखो बच्चों, मजबूत बंध होता है इनमें, आयनिक बंध बहुत मजबूत होते हैं। आयनिक यौगिकों की प्रकृति बहुत ज्यादा विशिष्ट होती है। पहली है इनकी प्रॉपर्टी हमारी कैसी, भौतिक प्रकृति। अब जो भौतिक प्रकृति होती है, मतलब ये कैसे दिखते हैं, भौतिक गुण वही होते हैं ना जो हम देख के पता चल जाता है। तो भौतिक प्रकृति भी हमें देख के पता चल जाती है कि ये ठोस होंगे, द्रव होंगे या गैस होंगे। तो बच्चों, ये ठोस होते हैं, जैसे ऐसा क्रिस्टल टाइप के ठोस। पर इनको अगर हम तोड़ेंगे ना, ये सीधा हथौड़ी से तोड़ रहे हैं, तो इसके क्या होंगे, बिखर जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। अब ये बिखरने के गुण को ही क्या बोलते हैं, भंगुर। दूसरा है इनकी घुलनशीलता। देखो बच्चों, क्या है, ये पानी में तो घुलनशील होते हैं, जल में तो देखो ये नमक घुल गया NaCl, बट पेट्रोल में ये अघुलनशील है। अब तीसरा आते हैं इनके गलनांक और क्वथनांक। अब गलनांक क्वथनांक क्या होता है, ये हमने पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ा है, तो आप लोग वो वीडियो देखना। देखो गलनांक में इसे थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई ठोस गलने लगता है, यानी मेल्ट होने लगता है। क्या होने लगता है बच्चों, मेल्ट। इसको इसलिए गलनांक को मेल्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं। क्वथनांक जिस टेम्परेचर पर वो उबलना चालू करता है। क्या करता है बच्चों, उबलना चालू करता है। तो इनके जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, बहुत अधिक होते हैं, बहुत अधिक। चौथी प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं विद्युत चालकता। तो देखो बच्चों, ठोस में तो ये जब ठोस अवस्था में होते हैं ना, तब तो कुचालक होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, कुचालक। केवल ये पिघली, जब ये मेल्ट होते हैं या जलीय अवस्था में होते हैं, या तो ये लिक्विड हो रहे हों या ये जल में घुल रहे हों, तब क्या होते हैं बच्चों, ये विद्युत के सुचालक। क्या होते हैं बच्चों, ये तब विद्युत के सुचालक। ओके, आप इनकी प्रॉपर्टीज को ध्यान से देख लेना। अब धातु कर्म, यानी जो हमें जमीन से कैसे कैसे धातु किस किस प्रकार से मिलती है। तो पृथ्वी का छिपा खजाना धातु कर्म। इसमें क्या होगा बच्चों, पृथ्वी की भूपर्पटी, यानी ये धरती के, ये देखो लेयर में होती है ना हमारी पृथ्वी के अंदर, ऐसे लेयर है एक 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 एक। तो इन लेयरों में क्या है, भूपर्पटी में धातुओं का मुख्य स्रोत है, लेकिन वो हमें सीधे शुद्ध रूप में नहीं मिल सकती। अगर ऐसे शुद्ध रूप में सीधे मिल जाती तो हम जमीन खोद के सोना चांदी नहीं निकाल लेते हैं, नहीं कर सकते ना ऐसा। तो क्या होता है बच्चों, पहला होता है खनिज। खनिज जो होता है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तत्व या यौगिक होता है। क्या होता है बच्चों, वो खनिज। दूसरा देखिए अयस्क। क्या बच्चों, अयस्क वे खनिज जिनसे धातु को लाभप्रद तरीके से निकाला जा सकता है। देखो बच्चों, प्रकृति में पाए जाने वाला तत्व या यौगिक कहलाता है खनिज, और जो अयस्क होता है वो खनिज होता है जिससे धातु बहुत सारी लाभप्रद तरीके से निकाल जा सकता है, वो कहलाता है अयस्क। ठीक बच्चों, खनिज और अयस्क में फर्क पता चल गया आपको। ये वो खनिज होता है जिनसे धातु को लाभप्रद तरीके से निकाला जा सकता है। अब तीसरा है गैंग। खदान से निकले अयस्क, खदान से क्या निकलेंगे बच्चों, ये अयस्क निकलते हैं। अयस्क के तो टूट के फिर खनिज बनते हैं। अयस्क में से हम अपने पसंद के खनिज निकाल लेते हैं, भाई ये हमें चाहिए, ये हमें चाहिए, इस टाइप से। खदान से निकले अयस्क में मौजूद मिट्टी, रेत आदि जैसी अशुद्धियां क्या कहलाती है, गैंग। अब आप समझ गए, जमीन से तो मिलता है हमें अयस्क, अयस्क में से हम निकाल लेते हैं खनिज, अच्छे तरीके से क्या निकाल लेते हैं, खनिज। अब खनिज में से क्या निकलती है, धातु। ठीक बच्चों, और ये गैंग जो होती है अयस्क में मिली हुई अशुद्धियां। अब ये धातुओं का निष्कर्षण होता कैसे है, तो यहाँ पर है हमारा धातु निष्कर्षण का मास्टर मैप। देखो बच्चों,
धातु को कैसे निकाला जाता है, ये उसकी सक्रियता श्रेणी पर निर्भर करता है, सक्रियता पर, कौन सी चीज कैसे सक्रिय है। देखो बच्चों, ये है हमारे टॉप जोन, ये मिडिल जोन और ये बॉटम जोन। ये सबसे ज्यादा सक्रिय है, ये कम सक्रिय और सबसे कम सक्रिय है। ठीक बच्चों, सबसे कम सक्रिय हैं उनको क्या करेंगे, जैसे सल्फाइड के अयस्क, इनको भर्जन करेंगे यानी रोस्ट कर लेंगे एक तरीके से, या फिर सीधा गर्म कर लेंगे तो क्या मिल जाएंगे, सल्फाइड। ठीक, उसके बाद क्या है हमारा, ये जिंक, फेरस, ये सब क्या है, अगर इसमें भी सल्फाइड के अयस्क हैं तो भर्जन करेंगे और फिर क्या बन जाएगा, हमारा धातु मिल जाएगी हमें। ऐसे ही हमारे जो कार्बोनेट के अयस्क हैं, ये सब मिलके बनाए यहाँ पर कार्बोनेट के अयस्क, तो उसमें निस्तापन करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, निस्तापन। कुछ का क्या करेंगे, विद्युत अपघट्य। फिर विद्युत अपघट्य का क्या करेंगे, कार्बन द्वारा अपचयन। ठीक है, इस वाले को आप ऐसा देखना कि हर किसी का अपना निष्कर्षण का तरीका है, कार्बोनेट का, सल्फाइड का, धातु ऑक्साइड है, विद्युत अपघट्य है, ये सब ऐसे हो रहे हैं। आपको मेनली क्या याद करना है, ये श्रेणी, बॉटम जोन सबसे कम सक्रिय कौन है, मिडिल सक्रिय कौन है, टॉप सक्रिय, इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना आप। ठीक बच्चों, इनको बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से याद करना है। देखो बच्चों, सबसे कम और सबसे अधिक सक्रिय धातुओं का निष्कर्षण कैसे करते हैं, ये हम देखते हैं। देखो बच्चों, जो सबसे कम सक्रिय होगा, अभी हमने सल्फाइड वाला देखा, सल्फाइड का अयस्क होता है, ये हमारा मरकरी सल्फाइड है। क्या है बच्चों, मरकरी सल्फाइड। इस अयस्क का नाम यहाँ दे रखा है हमें सिनाबार। याद भी रखना है हमें कि भाई इसके अयस्क का नाम क्या है, सिनाबार। अयस्क क्या है, अभी पढ़ा, ऐसा अयस्क जिसमें से हम क्या निकाल सकते हैं, खनिज। क्या निकाल लेंगे बच्चों, खनिज। और खनिज का कौन सा, अयस्क में से वो खनिज निकालते हैं जिनमें से हमें धातु प्राप्त होती है। देखो, वे खनिज जिनसे धातु को लाभप्रद, तो ये अयस्क ही क्या है, एक तरीके से खनिज। पर ये ऐसे खनिज है जिनसे क्या मिल जाए, हमें धातु को अच्छे तरीके से, लाभप्रद तरीके से क्या निकाल पाते हैं हम। तो इसमें ये है हमारा HgS। इन्हें क्या करते हैं, केवल हवा में गर्म करके ही क्या निकल जाएगा, हमारा पारा। क्या निकल जाएगा बच्चों, पारा, यानी HgS। सिने बार क्या करा, HgO गर्म करा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या बन गया, पारा। ठीक, सबसे कम सक्रिय। अब आते हैं सबसे अधिक सक्रिय। सबसे अधिक सक्रिय को क्या करते हैं, देखो बच्चों, विद्युत अपघटन करते हैं। उसका क्या करते हैं, विद्युत अपघटन। वो जो भी हमें तत्व लेना है, जैसे हमने यहाँ पर ले रखा है कौन सा, क्लोरीन, और धातु, हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर कोई लवण मिला रखा है, तो हमने क्या करा, उसमें जैसे ग्रेफाइट की 2 छड़ें लगाई, एक एनोड, एनोड पे प्लस आवेश, इस पे माइनस आवेश कैथोड। तो कैथोड पर तो जमा हो गई हमारी धातु, धातु का निष्कर्षण कर रहे हैं हम, तो इस पे तो आ गई धातु, और इस एनोड पर आ गई क्लोरीन। क्या आ गई बच्चों, क्लोरीन। और ये विद्युत स्रोत से जोड़ रखा है। ऑक्सीजन से अत्यधिक लगाव होने के कारण इन्हें कार्बन से अलग नहीं किया जा सकता। ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा लगाव होने के कारण इन्हें कार्बन से अलग नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें विद्युत अपघटित अपचयन द्वारा निकाला जा सकता है। जो सबसे अधिक रिएक्टिव, ये वाला, ये टॉप जोन, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। ठीक बच्चों, अच्छे से देखना, इनको ऐसे ही विद्युत अपघटन करते हैं। इनका क्या करते हैं, देखो ये बच्चों, अभी हमने देखा क्या करते हैं, इनका विद्युत अपघटन। ठीक बच्चों, ये बॉटम जोन वाला देखा था हमने, भर्जन सिर्फ गर्म करके करते हैं, वो यही तरीका है। इसलिए इसको समझने के लिए आपको सिर्फ ये याद रख लो, बाकी मैं एक एक चीज एक्सप्लेन कर रही हूँ। कैथोड पर आ गई हमारी धातु, जो धातु हमें चाहिए थी, ये माइनस वाले पे, और प्लस पे बच गई क्लोरीन गैस। अब ये मध्यम धातुएं जो होती है, मध्यम सक्रिय धातु, वो रोस्टिंग बनाम निस्तापन, इसमें क्या होता है, देखो बच्चों, मध्यम सक्रिय धातुओं को सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप से खदान से निकाला जा सकता है। कैसे, कार्बोनेट और सल्फाइड।
अपचयन से पहले इन्हें क्या करते हैं, ऑक्साइड में बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ऑक्साइड में बदलने के लिए तो गर्म ही करेंगे, यही करते हैं ना। देखो बच्चों, भर्जन में क्या करेंगे, जैसे हमने सल्फाइड ले लिया, अब क्या करा, इन्हें वायु की उपस्थिति में ही गर्म करा, तो ये जिंक सल्फेट, जिंक का ले लिया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करा, तो ये जिंक ऑक्साइड बन गया, ये सल्फर डाइऑक्साइड बच गया। अब निस्तापन में कार्बोनेट ले लिया, यही तो ना सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में। कार्बोनेट को क्या करा, वायु की सीमित वायु में, और इसमें तो वायु की पर्याप्त उपस्थिति में। इसमें क्या है, इसमें तो हमें किसी माध्यम में रखना नहीं पड़ता, बट देखो इस निस्तापन के लिए कोई ऐसा एपरेटस है, इसके अंदर हमने क्या कर रखा है, अपनी इस अयस्क को रखा है, कार्बोनेट को। तो क्या हुआ, ये भी जिंक कार्बोनेट है, फिर क्या करा, इसको जिंक ऑक्साइड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग हो गई। इसमें तो वायु की पर्याप्त उपस्थिति चाहिए जो बाहर है हमारे पास, और इसमें हमें सीमित वायु, इसके लिए हमें इस एपरेटस की आवश्यकता होती है जिसके अंदर निस्तापन होता है। ठीक, दोनों प्रक्रियाओं से हमें क्या मिलता है बच्चों, धातु ऑक्साइड। दोनों में जिंक ऑक्साइड मिला, दोनों में क्या मिला हमारे को, ये जिंक ऑक्साइड, यही मिलना था। अब ऑक्साइड मिला, फिर हम क्या करते हैं, इस अभी ये लिखा ना, अपचयन से पहले इन्हें ऑक्साइड में बदलना जरूरी है। फिर कार्बन के साथ अपचयन करके हम क्या करते हैं, शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। ठीक बच्चों, और ये उपचयन अपचयन तो मैंने आपको इससे पहले जो चैप्टर पढ़ाए थे उसमें पढ़ाया था ना। अब आ रही है हमारी थर्माइट अभिक्रिया। कौन सी बच्चों, थर्माइट। कभी कभी अत्यधिक ये अभिक्रियाशील धातु, जैसे एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा क्रियाशील है, का उपयोग करके मध्यम धातुओं को हटाने के लिए अपचायक के रूप में यूज किया जाता है। क्या बनाया जाता है इसको, अपचायक जैसा। यह अभिक्रिया इतनी उष्माक्षेपी होती है, मतलब उष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है, इतनी उष्मा निकलती है वो अभिक्रिया के दौरान कि धातुएं पिघली अवस्था में हमें मिलती है। अब उष्माक्षेपी और उष्माशोषी, ये अभी मैंने आपको अभिक्रियाएं पढ़ाई थी जब बताया था। उष्माक्षेपी में तो क्या होता है, उष्मा निकलती है, और शोषी में हमें उष्मा देनी पड़ती है। अब शोषी को शोषण से समझ लो, आप देना पड़ेगा, शेपी में बाहर निकल रही है। ठीक, आप इस लाइन को मेरी को समझने का ट्राई करें कि कभी कभी क्या होता है, अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु जैसे एल्यूमिनियम का उपयोग हम क्या करते हैं, जो मध्यम धातुओं को हटाने के लिए अपचायक के रूप में किया जाता है, और ये इतनी उष्माक्षेपी होती है कि धातु क्या होती है, हमें पिघली हुई अवस्था में। देखो बच्चों, ये फेरस ऑक्साइड है, इसकी क्रिया हमने एल्यूमिनियम से कराई, तो पिघला हुआ फेरस और एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ, और बहुत ज्यादा मात्रा में क्या मिली हमें, उष्मा। ठीक, अब हम आते हैं धातुओं का परिष्करण, मतलब निष्कर्षण के बाद जब ऐसे धातु हमने प्राप्त कर ली, फिर क्या हुआ, निष्कर्षण के बाद धातु में क्या बच जाती है बच्चों, अशुद्धियां। अभी पढ़ा ना वो गैलन वाला प्रोसेस, अशुद्धियां बच जाती है। तांबा जैसी धातुओं को शुद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, विद्युत का यूज करते हैं। देखो बच्चों, ये मैंने अभी पढ़ाया था, कैथोड, भाई ये एनोड होता है प्लस, कैथोड होता है माइनस। इसमें हमने क्या करा, इस पे इस पे तो आ जाएगा कैथोड पे तो प्योर कॉपर, और इस पे इम्प्योर कॉपर, मतलब इस पे शुद्ध तांबा और इस पे अशुद्ध तांबा। प्लस पे आएगा अशुद्ध, और माइनस वाले कैथोड पे हमेशा आएगा प्योर कॉपर। इसको हमने क्या कर रखा है, विद्युत बैटरी वगैरह से कनेक्ट कर रखा है। ठीक बच्चों, समय का प्रभाव, ये संक्षारण, कोरिजन, ये वर्ड तो आप सबने सुना होगा। कोरिजन को ऐसे नहीं समझ रहे हो तो आप एक चीज, जंग वर्ड को सुना आपने, कि भाई लोहे पे जंग लग गई, चांदी काली हो जाती है, तांबा हरा हरा हो जाता है। तांबे का पूजा में कलश होता है तो वो अधिकतर देखा होगा आपने, पानी में और हवा के संपर्क में आता है तो ऐसा हो जाता है ग्रीन, उस पर लेयर टाइप आ जाती है ग्रीन ग्रीन। चांदी की पायल अंगूठी, ये देखी होगी आपने, समय के साथ वो काली परत सल्फर के कारण हो जाती है वो। ठीक बच्चों, लोहे पे जंग तो आप सबने देखा होगा, लोहे के दरवाजे खिड़की पे जंग लगता है, वही क्या है हमारा, संक्षारण। संक्षारण मतलब कोरिजन। देखिए बच्चों, लंबे समय तक हवा और नमी, नमी मतलब हमारा मॉइस्चर, जिसके अंदर पानी की मात्रा हो, मतलब ऐसा वो देशी भाषा में नहीं बोलते, सी माना, जिसमें मॉइस्चर होता है, नमी के संपर्क में रहने के कारण धातुओं की सतह क्या हो जाती है बच्चों, खराब होने लग जाती है। जैसे ये चांदी का छल्ला दिख रहा है आपको, चांदी का छल्ला ब्लैक हो गया, क्यों, हवा में सल्फर के कारण चांदी पे क्या बन गई, काली परत।
ये बन गया हमारा सिल्वर सल्फाइड। अब सिल्वर को अर्जेंटम बोलते हैं तो Ag2S, ये क्या बन गया हमारा सिल्वर का सल्फाइड, ये बन गया। तांबा है, तांबा क्या है, ये नम CO2 के कारण हरी परत जम गई, इस पे कॉपर कार्बोनेट बन गया, CuCO3 बन गया। ये लोहे की कील, कील भी ऐसी सबने देखी होगी जंग लगी, हवा और नमी के कारण इस पे क्या बन जाता है, जंग लग गया, उसको रस्ट बोलते हैं। ठीक बच्चों, अब लोहे की कील पर या किसी भी लोहे पर जंग कैसे लगता है हम एक प्रयोग के माध्यम से समझेंगे। बच्चों ये बड़ा बड़ा सुंदर सा बना हुआ है, इसलिए आप अच्छे से समझने का कोशिश करना। जंग लगने के लिए हमें हवा, हवा में क्या होती है, ऑक्सीजन, और पानी यानी नमी दोनों का एक साथ होना अनिवार्य है। ये इसकी एक तरीके से शर्त है, बहुत अच्छे से देख लो कि जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है। जंग लगने के लिए हवा, हवा मतलब ऑक्सीजन, और पानी यानी नमी दोनों को एक साथ होना है। ठीक बच्चों, 3 टेस्ट ट्यूब ले रखी है हमने, ठीक, इसको टेस्ट ट्यूब बोलते हैं। टेस्ट ट्यूब ए है, ये टेस्ट ट्यूब बी है, ये टेस्ट ट्यूब सी है। टेस्ट ट्यूब ए, इसके अंदर पानी में हमने क्या रख दी, कीलें, इसमें हवा और पानी मौजूद है, देखो कील में जंग लग गया। दूसरी टेस्ट ट्यूब, इसमें सिर्फ उबलता हुआ जल डाला है, ऊपर से क्या है, तेल डाल दिया हमने। तो पानी के ऊपर कभी भी तेल डालेंगे तो ऊपर तेल की परत आ जाएगी, ये तो हमने आम जनजीवन में भी देखा है। कभी भी तेल पानी मिक्स हो जाता है तो देखना आप, तेल ऊपर आ जाता है लेयर में और पानी नीचे बैठ जाता है। देखो इसमें डाला हमने उबला हुआ पानी, ऊपर तेल की परत है जिससे हवा पहुंच नहीं पा रही, तो ये सेफ हो गया। देखो लोहे की कील पे जंग ही नहीं है, नहीं है ना। अब ये है हमारी तीसरी टेस्ट ट्यूब यानी टेस्ट ट्यूब नंबर सी। देखो बच्चों इसमें क्या हुआ, सिर्फ हवा है, सूखी निर्जन। इसमें क्या करा हमने, नीचे कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया। अब वो जो क्या हुआ, हवा की भी जो नमी है ना, तो उसने उसने क्या करी, कैल्शियम क्लोराइड ने सोख ली, तो ये सब कीले साफ है, जंग नहीं लगा, क्योंकि ना तो इसमें पानी है ना नमी है, और हवा भी कैसी हो रही है, सूखी, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड सारी हवा की नमी सोख लेगा, इसलिए ये भी सेफ है, ये भी सेफ है। फर्स्ट वाली में क्या लगा हमारा, जंग। अब हमें संक्षारण यानी ये जंग वगैरह और ये धातु को खराब होने से बचाने के लिए क्या बनाया हमने, मिश्र धातु का निर्माण करा। अब मिश्र धातु आप अपने घर में देखो, पीतल का बर्तन देखा किसी ने, खैर अब तो घरों में से कमी हो गई, पर पहले तो पीतल के बर्तन, और एक आपने स्टील का बर्तन तो सब बच्चों ने देखा है। तो स्टील हुआ, पीतल हुआ, ये क्या है हमारी मिश्र धातु। जो हम एक कांसे के बर्तन भी, पहले कांसे के ग्लास वगैरह भी थे, तो वो सब क्या है हमारी मिश्र धातु। ठीक बच्चों, क्या क्या उदाहरण में बताऊं आपको, स्टील, स्टेनलेस स्टील बोलते हैं उसको, पीतल, कांसा, एक सोल्डर नाम की धातु होती है वो मैं आपको भी बताऊंगी, अमलगम क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक बच्चों, तो देखिए धातुओं को पेंट, नेल या जिंक की परत, पेंट, नेल, पेंट, तेल, धातुओं पे या तो पेंट, तेल या जिंक की परत करके क्या करते हैं हम, बचा लेते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा, लोहे को हम जंग से बचाने के लिए किस शब्द का यूज करते हैं, रेड ऑक्साइड। किसका बच्चों, रेड ऑक्साइड। तो इसमें क्या होता है, हमें धातुओं को बचाने के लिए पेंट करते हैं हम लोग, लोहे के दरवाजे पे पेंट करते हैं, लकड़ी के दरवाजों पे पेंट करते हैं, और तेल लगा के, जिंक की परत लगा के। अब उस जिंक की परत को बोलते हैं हम यशद लेपन। क्या बोलते हैं बच्चों, यशद लेपन। ठीक बच्चों, एक बात बताओ, जो ये यशद लेपन होता है, ये कर सब करके हम क्या करते हैं, उसको बचा लेते हैं, भाई खराब नहीं हो, लोहे के दरवाजों को भी बचा लेते हैं, लेकिन उसके गुण को थोड़ी पूरी तरह बदल देते हैं। एक टाइम आने के बाद अगर हम थोड़े टाइम बाद उसको ध्यान नहीं रखेंगे, उस पर लेयर दोबारा चढ़ाएंगे नहीं, तो क्या होगा, वो खराब हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उसको चेंज करने के लिए, लोहे के गुण को, इन सब के गुण को बदलने के लिए क्या करेंगे, मिश्र धातु बनाएंगे। क्या बताएंगे बच्चों, मिश्र धातु। ठीक, अब बताओ मिश्र धातुओं के उदाहरण। मिश्र धातुओं के उदाहरण मैंने अभी आपको बताया, क्या क्या बताया बच्चों, मिश्र धातु के उदाहरण मैंने अभी आपको बताया, स्टेनलेस स्टील, क्या बनाया बताया, स्टेनलेस स्टील,
जिसको हम लोग इसको इस्पात भी बोलते हैं। स्टील वर्ड को हम क्या बोलते हैं? इस्पात। ये काय काय से बना होता है? आयरन यानी लोहा, निकल और क्रोमियम। अब ये याद रखना है आपको। ये इस टाइप से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं बच्चों कि ये किससे मिलकर बना है। तो मैंने देखो आपको बहुत लिख भी रखा है, आयरन, निकल और क्रोमियम। क्या है? ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? स्टील। आयरन, निकल, क्रोमियम। आप लोग इसको देखना, डायग्राम से बहुत जल्दी याद हो जाता है। ये तीन चीजें मिलकर क्या बनाती है? स्टील। तो ये मिश्र धातु हो गई। अब आते हैं हम पीतल यानी ब्रास। कॉपर और जिंक मिलकर बनाते हैं पीतल। ठीक बच्चों, कॉपर और जिंक याद रखना है बहुत अच्छे से। ये स्टार इंपॉर्टेंट पेज है। कौन सा पेज है बच्चों? हमारा स्टार इंपॉर्टेंट। ठीक। कांसा बनता है कॉपर और टिन से। ये होता है हमारा विद्युत का कुचालक। कांसा क्या होता है? विद्युत का कुचालक। और जो स्टेनलेस स्टील होती है वो कठोर होती है और जंग रोधी होती है। ठीक। अभी हम लोहे के बर्तन में खाना खा सकते हैं क्या? पानी वगैरह लग लग के जंग लग के खराब हो जाएगा, बट स्टील के बर्तनों में तो हम सालों से खाना खा रहे हैं। जंग लगता है क्या? नहीं लगता। एक धातु होती है सोल्डर, वो लेड और टिन से मिलकर बनी होती है बच्चों। किससे? लेड और टिन से। इसका उपयोग क्या होता है बच्चों? इनका गलनांक बहुत कम होता है, मतलब ये बहुत जल्दी गल जाते हैं। गलनांक का में मतलब इनका एक टाइम होता है, फटाफट गर्म करेंगे तो ये गलने लग जाएंगे। तो हम इसका क्या करते हैं? देखो बच्चों, इसका उपयोग क्या करते हैं? तारों वगैरह को वेल्ड करने में इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? तारों की वेल्डिंग करने में। ठीक। अब हम आते हैं अमलगम। क्या बच्चों? अमलगम। अब अमलगम जो वर्ड है, ये आपने कभी सुना? सुना नहीं सुना? तो देखो, अमलगम जो होता है बच्चों, वो क्या होता है? कोई भी धातु ले लो। क्या ले लो बच्चों? कोई भी धातु और पारे को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? अमलगम। बट इसका एक अपवाद है, लोहा। क्या होता है इसका अपवाद? देखो मैंने अपवाद लिख भी रखा है। अपवाद में इसको आगे ऐसे लिख देती हूँ। इसको आप बहुत अच्छे से याद रखना। अपवाद हमेशा काम आते हैं क्योंकि ये चीजें ना एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती है। तो बच्चों, कोई भी धातु और पारा मिलके क्या बना लेगी? अपवाद। पर सिर्फ लोहा ही ऐसी धातु है जो पारे के साथ मिलकर कोई क्रिया नहीं करती है। क्या करती है बच्चों? कोई क्रिया नहीं करती है। इसलिए क्या है, जो ये हमारा पारा होता है ना, उसे क्या करते हैं हम लोग? लोहे के बर्तन में रखते हैं। अपवाद है इसका लोहा, लिख दूं? ठीक है। कोई भी धातु और पारा मिलकर क्या बनाएगी बच्चों? अमलगम। क्या बनाएगी? अमलगम। बट सिर्फ लोहा ही पारे के साथ मिलकर कोई क्रिया नहीं करता तो अमलगम भी नहीं बनता। इसलिए हमेशा क्या करते हैं? पारे को लोहे के बर्तनों में रखा जाता है। ठीक बच्चों, चलो बढ़ते हैं आगे। प्राचीन भारतीय धातु कर्म का चमत्कार। देखो बच्चों, धातु विज्ञान आज तक ये नहीं समझ पाया कि 1600 वर्ष पूर्व भारतीय लौह कर्मियों, मतलब जो लोहे का काम करते हैं, उनके द्वारा बनाया गया दिल्ली का लौह स्तंभ। ये है देखो बच्चों, दिल्ली का लौह स्तंभ 8 मीटर ऊंचा है ये और 600 किलो भारी है। और ये 1600 सालों पहले बना हुआ है, पर ये जंग नहीं लगा इस पे। देखो आज तक इस लोहे में जंग नहीं लगा। ये फोटो आप डायग्राम देख के हम बहुत जल्दी चीजों को समझते हैं। तो बच्चों, इस पे क्या है? आज तक जंग नहीं लगा। जबकि ये खुले आसमान के नीचे, देखो इस पे कोई छत नहीं है, हवा भी लगती है, पानी भी लगता है, और हवा पानी लगते है तो जंग लगना चाहिए ना। तो परंतु क्या हुआ? देखो बच्चों, दिल्ली का लौह स्तंभ आज भी खुले आसमान के नीचे बिना जंग के खड़ा है। यह दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए एक अध्ययन का विषय है। ठीक बच्चों, ये सोचने वाली बात है। अभी भी इस पे वैज्ञानिक सोच रहे हैं कि भाई ऐसा कैसा हो गया। तो हमारा इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद वाली वीडियोस में हम इसके चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद आगे और वीडियो में इसके बारे में देखेंगे। तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।